हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे के सारे आरकेजी स्टूडेंट्स, आरकेजी फैमिली को हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं अनुभव रखेजा और मैं हूं फैकल्टी एट आरकेजी और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं आपके लिए, वो है इंट्रोडक्शन टू सीयूईटी। मैंने हमेशा से ये माना है कि सीयूईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। हमारे बच्चों ने बोला सर हम पूरे साल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पीपीसी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यहां तक कि हम पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले भी पढ़ते हैं, तब जाके हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद सडनली हमें पता चलता है कि सीयूईटी जैसा मॉन्स्टर 2022 में इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये जो सीयूईटी है मॉन्स्टर है जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके साथ डील कैसे करना है। मैं हमेशा से मानता हूं कि सीयूईटी एक ऐसा फूड कोर्ट है जिस फूड कोर्ट में 3 तरीके की डिशेस मिलती हैं। जो पहली डिश है वो है लैंग्वेज, कि आपको एक ना एक भाषा आनी चाहिए। अब हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे संविधान में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 13 भाषाएं बोली जाती हैं। अब 13 भाषाओं में से आपको एक आनी चाहिए, और हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अब ये बोलो इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th हमने इंग्लिश मीडियम से दिया है। अगर यही 11th-12th आपने हिंदी मीडियम से दिया तो आपको हिंदी आना चाहिए। यही 11th-12th अगर आपने किसी और लैंग्वेज में दिया तो कोई और आना चाहिए। बट सीयूईटी कहता है कि संविधान में 13 भाषाएं हैं, उनमें से एक आनी चाहिए, वो है इंग्लिश। ये फूड कोड का एक सेक्शन हो गया। दूसरा फूड कोड का जो सेक्शन है उसे हम कहते हैं डोमेन, करेक्ट। अब ये डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने 11th और 12th में पढ़े हैं। अब डोमेन का मतलब है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स। अब डोमेन में हम क्या करेंगे, डोमेन में हम 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डोमेन में हम 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सीयूईटी की लिमिट ये कहती है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। बट अगर आप मेरी एडवाइस मानो, आप आरकेजी की एडवाइस मानो, और हम स्टूडेंट के बेनिफिट में अगर बात करें तो आपको 3 डोमेन लेने चाहिए। कितने डोमेन लेने चाहिए? 3। अब जो आप ये 3 डोमेन ले रहे हो, ये अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी होता है। 2024 में 2024-25 जो एकेडमिक ईयर था, लीगल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स हटा दिए गए थे। यहां पे जितने भी वो सब्जेक्ट्स, लीगल स्टडीज हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वो वाले सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। बट अगर आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं 11th और 12th में, तो वो आपके डोमेन में होंगे। उसके बाद जो सीयूईटी का तीसरा सेक्शन है वो है जिसको हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो ये फूड कोड के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या हुआ, लैंग्वेज का। दूसरा हिस्सा क्या हुआ, डोमेन का। तीसरा हिस्सा क्या हुआ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है सीयूईटी की। अब जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, उनसे पूछे जाएंगे 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। अब जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना है, तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो गई, तो कई बार वहां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पूछा जाता है। अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको अपने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, अगर आपको अपने ऑप्शंस मैक्सिमाइज करने हैं, अगर आपको सारी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में जाना है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 1-3-1। ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सा कॉम्बिनेशन है? 1-3-1। जहां पे 1 में क्या हुआ, लैंग्वेज, 3 में क्या हुआ, डोमेन, और 1 क्या हुआ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 5 बनाएगा आपका पंच जो सीयूईटी के लिए हेल्प करेगा, करेक्ट। तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 5 करने के बाद यू आर टोटली कवर्ड फॉर अ सीयूईटी प्रिपरेशन। अब पॉइंट आएगा उन बच्चों के साथ, सर हमारे पास मैथ्स है और हमारे पास मैथ्स नहीं है। तो जिनके पास मैथ्स नहीं है, एनएम वाले, जिनके पास मैथ्स नहीं है, वो अकाउंट्स को 100% सेलेक्ट करेंगे अपने डोमेन में। अब बोलो आप अकाउंट्स को क्यों सेलेक्ट करोगे? अकाउंट्स को आप इसलिए सेलेक्ट करोगे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए डोमेन में या तो मैथ्स होना जरूरी है या फिर अकाउंट्स होना जरूरी है। तो नॉन मैथ्स वाले क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे? अकाउंट्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स। अब अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस कंप्यूटर साइंस हो सकता है, अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस फिजिकल एजुकेशन, अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस। तो ये वो बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। अब जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स लेंगे,
मेरी एडवाइस मानिए, प्रेफरेंस करिए मैथ्स लीजिए, क्योंकि मैथ्स लेने से क्या होगा, मैथ्स लेने से आपका इकोनॉमिक ऑनर्स का ऑप्शन खुल जाएगा, मैथ्स लेने से दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएमएस का ऑप्शन खुल जाएगा, मैथ्स लेने से दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएफआईए का ऑप्शन खुल जाएगा, मैथ्स लेने के बाद आप बीएससी कंप्यूटर्स का भी कोर्स कर पाओगे, मैथ्स लेने के बाद आप स्टैट्स और मैथ्स का भी कोर्स कर पाओगे। तो बेटा अगर आप मैथ्स ले ले तो अपने डोमेन में तो एडवांटेज रहेगा, तो हो जाएगा मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स। अब ये 2 डोमेन्स में अकाउंट्स बीएसटी हो सकता है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स बीएसटी हो सकता है, बीएसटी फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। तो ये 2 तरीके के ट्रीटमेंट है, मैथ्स और विदाउट मैथ्स। बट कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सा मेरे दोस्तों, कॉम्बिनेशन क्या है बहुत सिंपल सा, 1 3 1। इसका मतलब 1 करो लैंग्वेज, 3 करो डोमेन और 1 करो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आई रिपीट, 1 3 1, 1 करो लैंग्वेज, 3 करो डोमेन और 1 करो जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब क्या है सर, लैंग्वेज तो हम बचपन से करते आए हैं क्योंकि अंग्रेजी हमने पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हम हैं, और डोमेन अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएस स्टडीज। अब इकोनॉमिक्स चाहे पराग सर हो, बिजनेस स्टडीज चाहे कोमल मैम हो, इकोनॉमिक्स चाहे कोमल मैम हो या फिर पराग सर के फंडामेंटल्स हो, तो इकोनॉमिक्स बीएसटी और इकोनॉमिक्स बीएसटी के साथ अकाउंट्स तो हम कर लेंगे। अब ये जनरल टेस्ट किस चीज का नाम है, ये जनरल टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? तो बेटा जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड को डिवाइड किया गया है आईक्यू में। आईक्यू का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। आई रिपीट, क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। उसी तरीके से फिर हमारे क्वेश्चंस आएंगे जीके के। अब जीके भी जो है वो 2 पार्ट्स में करनी पड़ेगी हमें। एक करनी पड़ेगी स्टैटिक जीके, जो हमारे को ऑलरेडी अवेलेबल है, जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री हमें पहले से पता है। और स्टैटिक के बाद दूसरा होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब जो चीजें बदलती रहती हैं। तो यहां पे हम आईक्यू और जीके के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलते हैं आईक्यू के बारे में। आईक्यू में सर ये वाला सब्जेक्ट कौन सा होता है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये सब्जेक्ट वो है जिसमें हमें पजल्स, रिडल्स या फिर, आई रिपीट, पजल्स, रिडल्स या फिर हमसे वो पूछा जाता है जो हम न्यूज़पेपर में सुडोकू वगैरह सॉल्व करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का एक टिपिकल क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्या हो सकता है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला नंबर है 98, दूसरा नंबर है 72, तीसरा नंबर है 14, फिर आपसे बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक और लास्ट में 0। नंबर है आपका 98, 72, 14, फिल इन द ब्लैंक और 0। अब सर इस फिल इन द ब्लैंक में क्या करें? हमने देखा है कि हर एंट्रेंस एग्जाम में तकरीबन 2 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के आते हैं। अब जो ये नंबर है 98, ये नंबर जो 98 है उसके 2 डिजिट्स हैं, कौन कौन से? 9 और 8। अब ये जो 2 डिजिट्स है 9 और 8, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 क्या हो जाता है? 72। देखो है ना पड़ोसी हमारा 72। अब 72 जो हमारा पड़ोसी है इसको हम ध्यान से देखते हैं, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 क्या हो जाता है? 14। आ गया ना 72 का पड़ोसी 14। अब 14 का पड़ोसी ढूंढने के लिए क्या करेंगे? 14 का पड़ोसी ढूंढने के लिए हम करेंगे 1 इंटू 4। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 04। और 04 को जब हम करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर सीरीज भी एक टॉपिक होता है जहां पे नंबर्स के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं नंबर सीरीज का, इसी लॉजिक पे जो हमने पहले किया था। फर्स्ट नंबर इज 66, नेक्स्ट नंबर इज 36, नेक्स्ट नंबर इज 18, फिर है डैश और फिर है 0। अब 66 में 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, ये आ गया 36। फिर 3 इंटू 6 कितना होता है? 18, ये रहा पड़ोसी 18। तो मैंने क्या करा, 6 इंटू 6 को किया 36, ये आ गया। 3 इंटू 6 किया 18, ये आ गया। और 8 इंटू 1 किया 08, आ गया ना आंसर 08। तो बेटा ये है हमारा 66, 36 और 18। ये वो पड़ोसी नंबर ढूंढने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इन 2 क्वेश्चंस को लिख लो, रिवाइज कर लो, मेमोराइज कर लो, फोटो खींच लो और दिमाग में छाप लो, क्योंकि अब नंबर सीरीज का हम थोड़ा सा डिफिकल्ट, टिपिकल और डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये डिफिकल्ट, टिपिकल और डिफरेंट क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। मान लो पहला नंबर है मेरा 336, राइट, 336। अगला नंबर है मेरा 210, अगला नंबर है मेरा 120, अगला नंबर है मेरा 60। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं फिल इन द ब्लैंक। भैया फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक करो ना, क्या है बताओ ना, इसमें क्या आने वाला है? बताओ ना क्या आने वाला है? करें फटाफट से इस क्वेश्चन को करें। चलो सोच लिया तुमने, अब देख लो। पहला नंबर है 336,
336 का मतलब क्या है? 336 का मतलब है 7 7 49, 49 7 343। तो हमने ले लिया 7 क्यूब, 7 7 49, 49 7 343। अब 343 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 336। तो मैं क्या करूंगा, 7 क्यूब में से मैं 7 को माइनस कर दूंगा। तो जब मैं 7 क्यूब माइनस 7 करूंगा तो आएगा मेरे पास 336। 7 7 49, 49 7 343। उसी 343 में से 7 माइनस किया तो क्या आ गया मेरा 336। अब देखो 210 क्या होगा? 210 होगा मेरा 6 क्यूब माइनस 6, 6 6 36, 36 6 216। उस 216 में से 6 को माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास 210। अब देखो मेरा 120 है, 120 कैसे लिखूंगा? 5 5 25, 25 5 125। ये मैंने कर लिया 125। उसी 125 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 120। अब देखो 60, 60 का मतलब क्या होगा? 4 4 64, 64 माइनस 4 टोटल कितना हो गया 60। अब पहला है मेरे पास 7 क्यूब माइनस 7, अगला है मेरे पास 6 क्यूब माइनस 6, अगला है मेरे पास 5 क्यूब माइनस 5, अगला है मेरे पास 4 क्यूब माइनस 4। अब 7 क्यूब माइनस 7, 6 क्यूब माइनस 6, 5 क्यूब माइनस 5, 4 क्यूब माइनस 4। अगला क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा जी? अगला मेरे पास हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3। तो 3 3 से कितना होता है 27, 27 में से 3 गए तो कितना बचा 24। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 24? यस सर, आपका आंसर आ गया। बट सर हमें तो दिमाग में ये सूझा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं 7 क्यूब भी हो सकता है, हमने देखा ही नहीं 6 क्यूब भी हो सकता है, हमने देखा ही नहीं 5 क्यूब भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब तुम हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हें नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा। नंबर सीरीज में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। नंबर सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 एलिमेंट्स। अब हम नंबर सीरीज के 7 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और 7 एलिमेंट्स पढ़ने के बाद हम हर तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे एज फार एज नंबर सीरीज इज कंसर्न। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्योंकि 7 क्यूब माइनस 7, 6 क्यूब माइनस 5, 5 क्यूब माइनस 5, 4 क्यूब माइनस 5 और 3 क्यूब माइनस 3। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करो उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आप बोलोगे अजीब है यार, क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं करी, होमवर्क दे रहा है। होमवर्क में क्या देने वाला हूं मैं आपको? होमवर्क में देने वाला हूं 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स। अगर आप 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स रट लो, याद कर लो और अपने दिमाग में छाप लो, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स कर लो। 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स अगर आप ये कर लो तो हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप ये जान पाओगे कि 106 का स्क्वायर होता है 11236। आप ये जान पाओगे 109 का स्क्वायर होता है 11881। आप ये जान पाओगे कि 93 का स्क्वायर होता है 9409। ये सर कैसे कर रहे हो? तो आप करो क्लास में 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर? फैंटास्टिक दोस्तों। तो ये हो गए हमारे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब लॉजिकल रीजनिंग का एक ग्लिम्स, लॉजिकल रीजनिंग का एक तरीके का एस्पेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम कहते हैं नंबर सीरीज। ठीक है सर, हमने तो सुना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ होता है, मैथ तो हमें आता ही नहीं, आता है तो भी इतना अच्छा नहीं है। तो मैथ के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन ये कहता है इफ अनुभव रखेजा, इफ अनुभव रखेजा हैज ₹100, पराग गुप्ता हैज ₹120। अनुभव रखेजा हैज ₹100, पराग गुप्ता हैज ₹120। हाउ मच परसेंट मोर मनी, हाउ मच परसेंट मोर मनी does Parag Gupta have? How much percent more money does Parag Gupta have? अब बात हो रही है परसेंटेज की, परसेंटेज को गोली मारो। How much more rupees does Parag Gupta have? 20 rupees। किससे ज्यादा है? अनुभव से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए इंटू 100, आंसर कितना आया 20%। दोबारा बोलते हैं क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट मोर मनी, हाउ मच परसेंट मोर मनी डज पराग गुप्ता हैव? परसेंटेज को गोली मारो, कितना अमाउंट ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अनुभव से ज्यादा है, तो अनुभव बेस पे आया। परसेंटेज के लिए इंटू 100, आंसर कितना आया 20%। सो पराग गुप्ता हैज 20% मोर मनी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट लेस मनी, अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट लेस मनी डज अनुभव हैव, हाउ मच परसेंट लेस मनी डज अनुभव हैव। अब लेस बोल रहा है, कम बोल रहा है, परसेंटेज को गोली मारो, कितना अमाउंट कम है, 20 कम है। किससे कम है, पराग गुप्ता से कम है, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, पराग गुप्ता। 20/120 इंटू 100, आई रिपीट 20/120 इंटू 100, आंसर इज 16.6%। आंसर इज व्हाट, 16.6%। सर ये क्यों कराया, कैसे कराया, इसका कारण क्या है, उसको करने से पहले इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। अनुभव के पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए। पराग गुप्ता के पास कितने हैं, 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि पराग गुप्ता के पास कितना परसेंटेज पैसा ज्यादा है। पराग गुप्ता के पास, किसके पास, पराग गुप्ता के पास कितना परसेंटेज पैसा ज्यादा है। तो पराग गुप्ता के पास पहले तो 20 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। आंसर क्या आया मेरे पास, 20%। तो 20/100 इंटू 100 कितना हो गया आंसर, 20%। तो मैं क्लियरली जानता हूं कि पराग गुप्ता के पास 20% पैसा ज्यादा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अनुभव के पास कितना परसेंट पैसा कम है। अनुभव के पास 20 रुपए कम है। किससे कम है, 120 से कम है। परसेंटेज के लिए क्या किया, इंटू 100। आंसर कितना आया, 16.6%। अब सर ये 16.6 तो आप रट के आए हो। नहीं दोस्तों, मैंने रटा नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे 1/n बढ़ाऊं, 20/100 कितना होता है, 1/5। इसका मतलब अगर मैं आपसे 1/n बढ़ाऊं, लाउड क्लियर टुगेदर, मैं आपसे 1/n बढ़ाऊं, तो आप मेरे से 20/120 मतलब 1/n+1 छोटे हो गए। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे 1/5 बढ़ाऊं तो आप मेरे से 1/6 छोटे हो गए। अगर मैं आपसे 1/n बढ़ाऊं तो आप मेरे से 1/n+1 छोटे हो गए। ये स्टैंडर्ड रूल है। अगर मैं आपसे 1/n बढ़ाऊं तो आप मेरे से 1/n+1 छोटे हो गए। अगर मैं आपसे 1/5 बढ़ा था तो आप मेरे से 1/6 छोटे हो गए। एक बार और करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे पास है 100 रुपीज। कितने रुपीज है मेरे पास, 100 रुपीज। मान लो पराग गुप्ता जी के पास है 150 रुपीज। तो कितना परसेंटेज पैसा ज्यादा है, परसेंटेज को गोली मारो, कितना अमाउंट ज्यादा है, 50। किससे ज्यादा है, 100 से। 50/100 1/2। कितना पैसा कम है, 50 कम है। किससे कम है, 150 से कम है। परसेंटेज क्या हो गया, 1/3। तो 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 50%। 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 33.3%। बस यही तो आपसे रटने की प्रैक्टिस हो रही है। यही आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई आपसे 1/n बड़ा है दोस्तों, अगर कोई आपसे 1/n बड़ा है दोस्तों, तो आप उससे 1/n+1 छोटे हो गए। अगर कोई आपसे 1/n बड़ा है दोस्तों, अगर कोई आपसे 1/n बड़ा है दोस्तों, तो आप उससे 1/n+1 छोटे हो गए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। ब्रह्मास्त्र ये कहता है 1 = cent%। 1 = cent%। 1/2 = 50%। 1/3 = 33.3%। 1/4 = 25%। 1/5 = 20%। 1/6 = 16.6%। 1/7 = 14.28%।
1/8 is equal to 12.5%. 1/9 is equal to 11.11%. 1/10 is equal to 10%. और 1/9 is equal to 1/11 is equal to 9.09%. 1/11 is equal to 9.09%. अगर मैंने ये रट लिया, अगर मैंने ये क्वेश्चंस कर लिए, अगर मैंने ये देख लिया, अगर मैंने ये समझ लिया, अगर मैंने इनको फॉलो कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तकरीबन 5 चैप्टर्स, ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 पे डिपेंडेंट है। 5 चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर्स के आप ऐसे कर पाओगे, ऐसे, अगर आपको 1, 1/2, 1/3, 1/4 पता है। सिर्फ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन तो करा दो। क्वेश्चन ये कहता है इफ, दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है इफ द प्राइस ऑफ, एक तो ये पूरा का पूरा ना टैब ही हिल गया मुझसे, ठीक है ना दोस्तों। इफ द प्राइस ऑफ sugar is increased by 20%. If the price of a sugar is increased by 20%, by how much? क्या बोला मैंने? By how much? The quantity should be decreased. By how much? The quantity should be decreased such that the expenditure remains the same. Question बहुत सिंपल है। If the price of the sugar, क्या बोला मैंने? If the price of the sugar, if the price of the sugar is increased by 20%, by how much the quantity should be decreased? By how much the quantity should be decreased such that the expenditure remains the same, such that the expenditure remains the same. The price of a sugar is increased by 20%, by how much the quantity should be decreased such that the expenditure remains the same. मतलब पहले दिन वो गया, उसने 100 रुपए दिए, 100 रुपए का वो शुगर लेके आया, 100 रुपए में उसे एक्स शुगर मिल गया, 100 रुपए में उसे एक्स शुगर मिल गया। अगले दिन वो गया, उसने बोला ये लो 100 रुपए और मुझे एक्स शुगर दे दो। उसने बोला भाई साहब शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो उसने बोला शुगर का अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो तुम एक काम करो, इसमें से क्वांटिटी माइनस कर लो। क्या माइनस कर लो? क्वांटिटी। अब वो कह रहा है हाउ मच द क्वांटिटी शुड बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर इज सेम। इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 1/5, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। बाय हाउ मच द क्वांटिटी शुड बी डिक्रीज्ड, वो कितना हो जाएगा? 1/6। क्योंकि अगर प्राइस 1/n से बड़ा है, अगर प्राइस 1/n से बड़ा है तो क्वांटिटी कितने से कम होगी? 1/n+1। क्वांटिटी कितने से कम होगी? 1/n+1। अगर प्राइस 1/n से बड़ा है दोस्तों, अगर प्राइस 1/n से बड़ा है दोस्तों, तो क्वांटिटी कितने से कम होगी? 1/n+1। इसे ही तो कहते हैं हम इनवर्सली रिलेटेड, इसी तो हम कहते हैं 1/n 1/n+1। कैसे बोलेंगे? 1/n 1/n+1। यही पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। अगर मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूं और मैं 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाता हूं, अगर मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूं, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाता हूं, मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच के फ्यूल मेरा खत्म हो जाता है, फ्यूल इज एम्प्टी,
अगले दिन अगर फ्यूल 20% बढ़ गया, अगले दिन अगर फ्यूल 20% बढ़ गया, उसकी कॉस्ट 20% बढ़ गई, मैं फिर भी शेमलेस बच्चों की तरह 1000 रुपए का ही फ्यूल भरवाता हूं, तो क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच पाऊंगा? नहीं। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन से कितना किलोमीटर शॉर्ट रह जाऊंगा, मैं अपनी डेस्टिनेशन से कितना किलोमीटर बच जाऊंगा, मैं अपनी डेस्टिनेशन से कितने किलोमीटर नहीं कर पाऊंगा। जब फ्यूल मेरा बढ़ा है 20% से, मतलब फ्यूल मेरा बढ़ा है 1/5 से, फ्यूल मेरा बढ़ा है 1/5 से, कितने से बढ़ा है फ्यूल मेरा? 1/5 से। तो डेस्टिनेशन मेरी कितनी कम रह जाएगी? डेस्टिनेशन कम रह जाएगी मेरी 1/6 से। डेस्टिनेशन कितनी कम रह जाएगी? 1/6 से। बेटा अगर पेट्रोल बढ़ा है 1/5 से, पेट्रोल बढ़ा है 1/5 से, तो डेस्टिनेशन मेरी कम रह जाएगी 1/6 से, विच इज 16.6%। आंसर इज व्हाट? 16.6%। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, ये कर लो, क्योंकि अगर ये कर लिया तो जिंदगी बहुत सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं जिन बच्चों का टोटल इंटरेस्ट पैसे में है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा कॉलेज मतलब अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट मतलब पैसा। और अगर आपको पैसा कमाना है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये कहता है, इफ द सम ऑफ मनी, if the sum of money doubles, if the sum of money doubles itself in every 5 years, if a sum of money doubles itself in 5 years, if a sum of money doubles itself in 5 years, in how many years will it become, in how many years will it become 8 times, in how many years will it become 8 times at simple rate of interest? If the sum of money doubles itself in 5 years, if the sum of money doubles itself in 5 years, in how many years will it become 8 times at simple interest? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A sum of money becomes double in 5 years. 100 रुपए 200 हो जाते हैं। 100 रुपए क्या हो जाते हैं? 200। कितने सालों में? 5 सालों में। कितने सालों में? 5 सालों में। तो सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years। 100 रुपए को 200 कर दो, कितने साल गए? 5 साल। 5 साल में 100 रुपए कितने हो गए? 200। 5 साल में 100 रुपए कितने हो गए? 200। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स? अब 100 रुपए को कितना करना है? 800। मुझे पता है तुमने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मेरे को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूले की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years। 100 रुपए है भैया, 100 रुपए डबल कर दो 200। कितने साल गए? 5 साल। तो इन 5 सालों में मैंने कमाया कितना? 100 रुपए। बेटा अगर 100 रुपए 200 हो गए तो कमाए तो 100 ही। अगर 100 रुपए डबल हो गए तो कमाए तो 100 ही। अगर 100 रुपए का डबल होता है तो बीच का जो पार्ट हुआ वो 100 ही तो हुआ। तो 100 रुपीज कमाने के लिए जिंदगी के कितने साल गए? 5 साल। तो मैं ये कह सकता हूं 5 साल में मैंने 100 रुपए कमाए। यस सर, 5 साल में 100 रुपए कमाए आपने। तो 5 साल में जब मैंने 100 रुपए कमाए तो मैंने लिख दिया 5 साल में 100 रुपए कमाए। 5 साल में 100 रुपए कमाने का मतलब है कि पूरे 100 रुपए की मेहनत जो है 5 साल लग जाती है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स? 8 टाइम्स करने के लिए क्या होगा? कमाने कितने पड़ेंगे? 700। कमाने कितने पड़ेंगे? 700।
सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट की खास बात होती है द इंटरेस्ट विल रिमेन सेम एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये होती है द इंटरेस्ट विल रिमेन सेम एवरी ईयर। तो अब मुझे 700 कमाने हैं, 100 रुपए कमाने के लिए जिंदगी के कितने साल जाते हैं? 5 साल। जब 100 रुपए कमाने के 5 साल जाते हैं तो 700 कमाने के लिए 7 टाइम्स जाएंगे। तो 7 into 5 is equal to how many years? 35 years बेटा। 7 into 5 is equal to how many years? 35 years बेटा। अब देखो बात ध्यान से, 100 रुपए कमाए 5 साल गए, 100 रुपए कमाए 5 साल गए, 100 रुपए कमाए 5 साल गए, 100 रुपए कमाए 5 साल गए। ऐसे 7 बार कमाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 into 5 is equal to how much? 35 years। 35 साल में 100 100 100 7 बार कमाए जाएंगे। एंड दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर। अब कुछ समझदार बच्चे कहेंगे सर 100 रुपए को डबल करो, 100 रुपए को डबल करो सर फटाफट से, 100 रुपए को डबल करो, 200 रुपए को डबल करो, 400 रुपए को डबल करो। बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो फिर भी हो सकता है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में यह है द इंटरेस्ट विल रिमेन सेम एवरी ईयर। तो हर 100 रुपए कमाने के लिए मेरी जिंदगी के 5 साल जाएंगे, और 700 कमाने के लिए 7 into 5 years विच इज इक्वल टू 35 years। मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से और मेरी भावना ये कहती है कि आपको समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से अपने हाथ को अपने पीछे पैट करेंगे, और दैट इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट इज डन, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम एवरी ईयर, और जब सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा तो आंसर आएगा 35 इयर्स। क्या आंसर आएगा? 35 इयर्स। आई होप मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में आया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आपका लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक पे डिपेंड करता है, आईसाइट पे डिपेंड करता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीडिंग पे डिपेंड करता है। रीडिंग अच्छी है तो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक बात देखूं, लॉजिकल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन देखूं तो क्या कहता है? इफ अनुभव, हम क्या है अल्फाबेट से खेल रहे हैं, इफ अनुभव इज इक्वल टू WBI CVOB, if Anubhav is equal to WBI CVOB, or rather I should say if Anubhav is coded, if Anubhav is coded as WBI CVOB, then how will Parag be coded? Then how will Parag be coded? तो पराग का हम लिखेंगे PARAG, और अनुभव को हम लिखेंगे ANUBHAV। अनुभव इज इक्वल टू WBI CVOB। अब अनुभव का ये A है तो ये B हो जाएगा +1, अनुभव का ये N है तो ये O हो जाएगा +1, अनुभव का थर्ड लेटर U है, थर्ड लास्ट लेटर V है +1, अनुभव का फोर्थ लेटर B है, फोर्थ लास्ट क्या है +1, अनुभव का फिफ्थ लेटर H है +1 I, फिर है A +1 B, फिर है V +1 W। तो बेटा कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हर लेटर में +1 हो रहा है, लेकिन वो रिवर्स कर दिया गया है। हर लेटर में +1 हो रहा है लेकिन वो रिवर्स कर दिया गया है। तो पराग का पहला लेटर है P, तो P +1 हो जाएगा Q, लेकिन लिखा जाएगा लास्ट, क्योंकि फर्स्ट को लास्ट में लिखा जाएगा, सेकंड को सेकंड लास्ट में लिखा जाएगा। A में करेंगे +1 क्या हो जाएगा B, R में करेंगे +1 क्या हो जाएगा S, A में करेंगे +1 क्या हो जाएगा B, G में करेंगे +1 क्या हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा IBSBQ, ये हो जाएगा IBSBQ, ये हो जाएगा IBSBQ, क्योंकि फर्स्ट का होगा लास्ट, सेकंड का होगा सेकंड लास्ट, थर्ड का होगा थर्ड लास्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं इसको हम? कोडिंग और डिकोडिंग। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? कोडिंग और डिकोडिंग। तो आपके फर्स्ट
सेशन में, फर्स्ट क्लास में मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कि आपके पास मैथ्स है नहीं है। आप 95% ला रहे हो, 59 ला रहे हो, हर बच्चे के लिए ये टॉपिक नया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे के लिए टॉपिक बहुत फेमिलियर हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेंड करोगे। करेक्ट। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और प्रॉब्ली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन ये कहता है, इफ अनुभव रखिएगा सोल्ड 2 पेन्स फॉर ₹749.25। इफ अनुभव रखिएगा सोल्ड 2 पेन्स फॉर ₹749.25 ईच, one at a profit of 20% and the other at a loss of 20%. One at a profit of 20%, the other at a loss of 20%. Find the overall profit or loss. Find the overall profit or loss. If अनुभव रखेगा sold 2 pens for ₹749.25 each, one at a profit of 20%, the other at a loss of 20%, find the overall profit or loss. ये 2 पेन बेचे, दोनों पेन बेचे ₹749.25 ईच। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, भूल जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैंने जूता बेचा 500 रुपए का, मैंने जूता बेचा 500 रुपए का, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे बताएं, हमें पता ही नहीं जूता खरीदा कितने का था। जब तक आप हमें कॉस्ट नहीं बताओगे, जब तक आप हमें ये नहीं बताओगे कि हमने खरीदा कितने का, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे जज करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो इफ अनुभव रखेगा सोल्ड है, क्या है अनुभव रखेगा सोल्ड है, क्या है अनुभव रखेगा सोल्ड है। अब अगर उसने बेचा है तो तुम कैसे बताओगे प्रॉफिट या लॉस, बता सकते हो? नहीं बता सकते। हां बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम भूल जाएंगे तो अब हम बता सकते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनवरी में अनुभव रखेगा की सैलरी थी 100 रुपया, फरवरी में उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया 10%, तो कितना हो गया 110। मार्च में उसकी सैलरी को 10% कम कर दिया गया। अब 110 में से 10% कम कर दो, 110 का 10% कितना होता है 11, 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा टोटल 99। 100 रुपए 10% बढ़ाओ 110, 10% कम कर दो 99, तो ओवरऑल शुरू कितने से किया 100, आया कितना 99। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट हुआ 1 रुपी लॉस। हमेशा ऐसे केस में लॉस ही आएगा जब आपने उसे R% बढ़ा दिया, फिर आपने उसे R% कम कर दिया। जब आपने उसे R% बढ़ा दिया फिर उसको R% कम कर दिया, तो केस हमेशा लॉस ही होगा, केस हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, लॉस विल बी एट द रेट ऑफ R²/100, लॉस विल बी एट द रेट ऑफ R²/100। तो देख लो यहां पे 10 है R की वैल्यू, 10² इज इक्वल टू कितना हुआ 100, 100/100 कितना हुआ 1, आ रहा है ना 1% लॉस, 100 से 99 हो गया ना, आ रहा है ना 1% लॉस। सो आंसर इज 1% लॉस। क्या आंसर आ रहा है 1% लॉस। आप दूसरा ट्राई कर लो, 100 रुपए को 20% से बढ़ाओ, 100 रुपए को 20% से बढ़ाओ, कितना हो गया 120। अब 120 को 20% से कम कर दो, 120 को 20% से कम कर दो, 120 में से 20 का कितना होगा 24 माइनस हो जाएंगे, कितना आया 96।
100 से शुरू हुआ, 96 पे खत्म हुआ। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट हुआ लॉस, और लॉस कितना आया? 4% का। सर ये 4% कैसे आया? 4% आया 20 स्क्वायर अपॉन 100। बेटा पहले 20% बढ़ रहा था, फिर 20% कम हो रहा था, तो यहां आर की वैल्यू क्या है? 20 है। अगर आर की वैल्यू 20 है तो 20 स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 अपॉन 100 कितना होता है? 4। आ रहा है ना यहां पे 4% लॉस, आ रहा है ना 4% लॉस, क्योंकि कहानी बहुत सिंपल है। लिखना है, लिख लो इसको। When the selling price of 1 is equal to selling price of 2, फंडा बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, आरकेजी रूल, आरकेजी फंडामेंटल, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फंडामेंटल। When SP of 1 is equal to SP of 2, when the selling price of 1 is equal to selling price of 2, and when the profit of percent is equal to the loss of the percent, जब selling price of 1 is equal to selling price of 2 होता है, profit percent is equal to loss percent होता है। When the selling price of 1 is equal to selling price of 2 होता है, and the profit percent is equal to loss percent होता है, the case is always and always loss. The case is always and always loss, and loss will be what? R square by 100. Loss will be what? R square by 100. एक अनुभव रखिएगा, सोल्ड 2 पेन्स फॉर ₹749। पैसे का तो कुछ करना ही नहीं है, ईच वर्ड का करना है। किस वर्ड का करना है? ईच। 2 पेन बेचे गए और दोनों पेन 749.25 के बेचे गए, तो मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस 1 है। क्या सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 है? हाँ या ना? क्या सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 है? हाँ या ना? हाँ सर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों सेम है? हाँ या ना? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का क्या है? सेम है। अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 और सेलिंग प्राइस ऑफ 2 सेम है। जब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 और सेलिंग प्राइस ऑफ 2 सेम है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का सेम है, तो केस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉस। केस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉस। और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? लॉस कैलकुलेट होगा R स्क्वायर बाय 100। लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? R स्क्वायर बाय 100। यहां पे R की वैल्यू क्या थी? 20%। अपॉन 100 क्या होगा? 4%। तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं 4%। आपको इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आरकेजी इंस्टीट्यूट के साथ हैं तो आपको इक्वेशंस और मैथ्स की जगह रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है। यही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट संडेज को आपका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस 6-6 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन भी होंगी। संडेज को आपका ध्यान रखने के लिए चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इंग्लिश हो या पराग सर के डोमेन की क्लासेस हो, सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि गोल सीबीएसई में 100 लाने का नहीं है। गोल है कॉलेज लेने का, और कॉलेज लेने के लिए मुझे लैंग्वेज करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। कॉलेज के लिए मुझे डोमेन पढ़ने पड़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। और कॉलेज के लिए मुझे अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए तो मैं वो भी करूंगा। बट मैं CUET 2027 क्रैक करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों, आपसे हम मिलेंगे परिवर्तन बैच में, राइट। और ये बैच आपको मिलेगा संडेज को स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के साथ। बाकी दिन में आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज चल ही रहा है। तो आपको हम क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और हम आपको मिलेंगे क्लासेस में।